नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य खंड का तीसरा अध्याय, जो कि पद्माकर द्वारा लिखा गया है। तो पद्माकर द्वारा लिखा हुआ जो कवित्त है, ओरे भांति कुंजन में गुंज रत भीर भौर। इसको पढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, उसको पहले ध्यान से सुनेंगे आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना नामक महामारी जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय जो हैं वो करने हैं, ताकि हम इस बीमारी की चपेट में ना आ पाएँ। इसी बीमारी के कारण ही आज आप घर पर बैठे हुए हैं और हमें आपको घर बैठकर ये क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। तो जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हम बचे रहें और ये बीमारी दूर हो, जिससे हम आगे क्लास ले पाएँ, स्कूल में आ पाएँ। तो क्या उपाय आपको करने हैं? कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाएं। तो इसके लिए आपको ये उपाय करने हैं कि बार बार हाथ धोने हैं, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, बिना मास्क पहने आपको बाहर नहीं जाना है और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना है। अगर आप ये उपाय अपनाएंगे तो आप खुद भी बचे रहेंगे और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाएंगे। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो कुछ मेडिकल हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे 104 और 108, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। और कोरोना वॉर रूम का नंबर है 181। इसके अलावा इस वायरस को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं? हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है कि अगर बार बार हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है, साबुन उपलब्ध नहीं है, तो सैनिटाइज़र जो है वो हम अपने पास रख सकते हैं और बार बार उससे हाथों को धो सकते हैं। दूसरा है, खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप रुमाल का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार गंदा रुमाल आप जो है टच करते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप डिस्पोजेबल टिश्यूज़ पेपर होते हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह डस्टबिन में डाल दें। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज़ को फेंक दें और उसके बाद हाथ भी धो लें। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें। बाजू का इस्तेमाल किस लिए किया गया है कि हाथ का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हाथ का इस्तेमाल हम कई जगह पर करते हैं, बार बार मुंह पर टच भी करते हैं, तो इसलिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, हमें बाजू का इस्तेमाल करना है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो हमारे हाथों के द्वारा दोबारा हमारे मुंह तक या नाक तक ना जाए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पद्माकर का। हाँ, इसमें कुछ बातें और भी थी कि बिना हाथ धोए अपनी आँखों, नाक और मुंह को न छुएं और जो बीमार व्यक्ति हैं उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें, यानी कि उनसे एक दूरी बनाकर रखें जो व्यक्ति बीमार हैं, ताकि वो इन्फेक्शन जो है आप तक ना पहुंच पाए। अब हम आपको सार बता देते हैं। पद्माकर ने एक कवित्त लिखा है, ओरे भांति कुंजन में गुंज रत भीर भौर। तो इस कवित्त में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध जो है वो विभिन्न ऋतुओं से है, और आप सब जानते हैं हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? हाँ, 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर और बसंत। तो इसमें से जो बसंत ऋतु है, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो उसके आगमन पर क्या होता है, प्रकृति में, पशु पक्षियों में और मनुष्य की दुनिया में सब में सौंदर्य संबंधी परिवर्तन होते हैं। यानी चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जानवर हो या फिर प्रकृति हो, सभी में एक खुशी का, उल्लास का जो वातावरण है वो नज़र आता है। तो कवि ने उसी के विषय में इसमें बताया है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। ओरे भांति कुंजन में गुंज रते भीरे भोर, ओरे डोर डो झोरन पे बोरन कह गए, कहे पद्माकर सोरे भांति गले, यानी छली या छबीले छल ओरे छवि है गए। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए।
औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन है गए। औरे भांति कुंजन में गुंजे रत्ते वीर भोर औरे डोर छोरन पे बोरन कह गए। आपने पढ़ा ना, कितना सुंदर लगता है इसको पढ़ने में भी। किस तरह से कवि ने इसमें ओरे ओरे का प्रयोग किया है, जिसके कारण ये कवि तो बहुत ही सुंदर बन गया है। तो आइए कुछ आपको इसके कठिन शब्द बता देते हैं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें कुछ मुश्किल शब्द आए हैं, कठिन शब्द। जैसे औरे का मतलब होता है और ही प्रकार के, कुछ अलग ही। कुंजन यानी झाड़ियों में, बाग बगीचों में। गुंजरत यानी गुंजार करते हैं। भीड़ भौर यानी भौरों का समूह, भौरों की भीड़। डौर कहते हैं डाली को। बोरेन यानी आमों के बोर, आम के पेड़ पर आपने देखा होगा कि बोर आती है पहले, उसके बाद आम आते हैं। औरे भांति और ही तरह के। गलियानी यानी गलियों में। छलिया छलने वाले। छबीले छैल यानी सुंदर युवक, छवि सुंदर। विहग कहते हैं पक्षी को। और समाज यानी जगत संसार, आप जानते ही हैं। आवाज़ होती यानी कलरव होता है, कलरव कहते हैं पक्षियों की आवाज़ को। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा, और वो कौन है? बसंत। द्वै गए यानी 2 ही दिन बीते हैं अभी। वन यानी वन, बाग बगीचे, प्रकृति। हुए गए यानी हो गए। तो ये कुछ कठिन शब्द थे। आइए अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो आपको मैंने बताया जैसे कि बसंत का ऋतु, जो बसंत ऋतु है उसका सौंदर्य निराला ही होता है। और बसंत ऋतु के आते ही लोगों के दिल में अपने आप ही खुशी का संचार हो जाता है। चाहे वो मनुष्य है या पशु पक्षी हैं या प्रकृति है, सब लोग आनंदित दिखाई देते हैं। अपने आप से ही उनके मन में एक खुशी का संचार होता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और कवि क्या कह रहे हैं कि ओरे भांति कुंजन में गुंज रत भीर भौर। औरे भांति यानी और ही प्रकार के, कि चारों तरफ बसंत के आने पर और ही प्रकार का दृश्य नज़र आ रहा है। बार बार उन्होंने औरे का प्रयोग किया है, यानी कि सब कुछ कुछ अलग सा और ही तरह का दिखाई दे रहा है। और वो क्या है? जैसे कुंजन में गुंजरत भीर भौर। कुंजन यानी बाग बगीचों में क्या हो रहा है? भंवरों की गुंजार हो रही है। भंवरे आपने देखे होंगे ना, काले रंग के होते हैं, और उनके जो बोलते हैं उसको गुंजन करना कहते हैं, गुंजार करना कहते हैं। तो जब बसंत का मौसम आता है तो चारों तरफ बाग बगीचों में फूल खिल जाते हैं। और जब फूल खिल जाते हैं तो उन पर भंवरे भी आते हैं। और भंवरों की आवाज़ जो है वो गुनगुन की आवाज़ जो है, ऐसा लगता है मानो कि भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो बाग बगीचों में भंवरों का जो समूह है वो गुंजार कर रहा है। और ये डोर, और जो है डालियों पर क्या हो रहा है? झोरन पे बोरन के बह गए, कि डालियों पर जो है वो बोर आ गई हैं। आपने देखा होगा, बौर कहते हैं जो किसी भी फल या फूल के आने से पहले जो छोटे छोटे फूल आते हैं उसको हम बौर कहते हैं। और उसको हम मंजरी भी कहते हैं। आपने आम के पेड़ पर देखा होगा, तुलसी पर देखा होगा, तो उसे मंजरी कहते हैं। वो जो बोर होती है वो सब आ गई है, और बोर के आने के बाद लोग खुश हो जाते हैं कि अब इसका मतलब फूल और फल जल्दी ही आने वाले हैं। कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, कि पद्माकर कवि क्या कहते हैं कि ओरे भांति गलियानी, गलियानी हैं गलियों में, कि अब तो गलियों भी और ही तरह की दिखाई दे रही हैं। कि पहले जो गलियां सर्दी के कारण शांत पड़ी हुई थी, कोई दिखाई नहीं देता था उनमें, उनमें भी क्या हुआ है? छल या छबीले छैल और छवि है गए, कि उसमें भी छलिया, छलिया यानी छलने वाले, छबीले छैल सुंदर नवयुवक, जो अभी अभी जिन पर जवानी आई है, ऐसे जो लड़के हैं नवयुवक हैं, उनके चेहरे की चमक भी बढ़ गई है। क्योंकि ये वसंत का मौसम है, और वसंत का मौसम कैसा होता है? प्यार का मौसम होता है। इसके बसंत में लोगों के दिलों में प्यार का संचार होता है। तो ऐसे लड़के जो हैं वो गलियों में इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गलियों की जो छवि है, जो चमक है, वो भी बढ़ गई है। और ये भांति विहग समाज में आवाज़ होती। और तो मनुष्य तो खुश हो ही रहे हैं, नवयुवक तो घूम ही रहे हैं गलियों में। इसके अलावा जो विहग समाज है, विहग यानी पक्षी समाज है। आपने देखा होगा बसंत ऋतु में आपको कोयल की, मोर की, इनके सबके बोलने की आवाज़ आती है। तो ये भी आनंदित होती हैं बसंत ऋतु के आने पर, फूलों के खिलने पर ये भी खुश होते हैं।
तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि पक्षियों के समाज में भी कुछ और ही प्रकार की आवाज़ हो रही है, और पक्षियों की आवाज़ क्या कहलाती है? कलरव। कि पक्षी वहाँ भी अलग ही तरह का कलरव सुनाई दे रहा है कि पक्षी जो हैं वो पेड़ पौधों पर बैठे हुए हैं और अपनी आवाज़ में अलग ही प्रकार से उनकी खुशी जाहिर कर रहे हैं, कि अलग ही प्रकार से कलरव कर रहे हैं। ऐसे ऋतु राज के न आज दिन द्वै गए, और ऐसे ऋतुओं के राजा, ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। कि ऐसे वसंत ऋतु के आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं, यानी कि अभी तो वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है, उसका आगमन ही हुआ है, तब लोगों की खुशी का ये हाल है। तो सोचिए जब ये बसंत ऋतु चरम सीमा पर होगी, जब चारों तरफ फूल ही फूल खिले होंगे, प्रकृति कितनी आनंदित होगी, और उस समय क्या नज़ारा होगा, कैसी लोगों की खुशी जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। तो ऐसे ऋतुराज के, ऐसे ऋतुओं के राजा के बसंत के आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं, और लोगों के दिलों में इतनी खुशी का संचार हो गया है। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, कि लोगों के रस, रीति, रंग, ढंग सब कुछ बदले हुए हैं, सब कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, सब और ही प्रकार का दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे लोग पहले थे वैसे अब नहीं हैं। बसंत ऋतु के आने पर उनके रंग ढंग बदल गए हैं, सभी लोग आनंदित दिखाई दे रहे हैं, और सभी के मन में प्यार का संचार हो रहा है। औरे तन औरे मन औरे बन हो गए, कि उनके तन और मन भी और ही प्रकार के हो गए हैं। कि जब मनुष्य का मन खुश होता है तो उसका मन करता है ना कि कुछ वो भी अच्छे से अपने शरीर को सजाए, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, उसका भी तैयार होकर मन करता है तैयार होने का, और जब तैयार होते हैं तो फिर दूसरों को दिखाने का मन भी करता है, वो बाहर भी निकलता है, इंसान जाता है दूसरों के सामने भी, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि लोगों के तन और मन सब और ही प्रकार के हो गए हैं, और वो तन से भी और मन से भी दोनों से खुश नज़र आ रहे हैं, कि उनके तन और मन में खुशी का संचार हो गया है। तो ऐसा है वसंत ऋतु, जिसके आने पर मनुष्यों में, प्रकृति में और पशु पक्षियों में, सभी में जो है अलग ही प्रकार का परिवर्तन नज़र आ रहा है। आइए अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काव्य सौंदर्य भी आता है, और काव्य सौंदर्य जो होता है वो 3 नंबर का आता है। तो उसके लिए आपको काव्य सौंदर्य के अंतर्गत 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक भाव सौंदर्य और एक शिल्प सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि इस कवित्व में क्या बताया गया है। तो इसमें 2 मेन बातें हैं। बसंत ऋतु के प्रभाव के कारण बढ़ गए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, कि बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति का सौंदर्य कैसे बढ़ गया है, कवि ने उसका वर्णन किया है। और दूसरी बात, वसंत ऋतु लोगों में उत्साह और प्रेम भावना प्रगाढ़ करती है, इस ओर संकेत किया है कि बसंत ऋतु लोगों में प्यार का संचार जो है वो कर देती है, और लोगों के मन में उत्साह बढ़ जाता है। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। तो ये जो कवित्व है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल में जो है ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। ये काव्यांश जो है, इसका जो छंद है वो है कवित्व। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये मात्राओं के हिसाब से छंद होते हैं, और कवित्व जो है ये भी एक छंद है। और इस शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ सौंदर्य में वृद्धि हुई है, कि बार बार जब ये औरे शब्द आया है तो इसके कारण शब्द सौंदर्य, यानी कि जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो बार बार औरे पढ़ने से कविता में सुंदरता आ गई है। भीड़ भोर छलिया छबीले छुआ गए में अनुप्रास अलंकार है। इसमें एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे भीड़ भोर में भा भा, छलिया छबीले में छ छ, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। विहग समाज में आवाज़ होती, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर पक्षियों का मानवीकरण किया गया है, उनकी कलरव को आवाज़ कहा गया है, कि आवाज़ तो मनुष्य करते हैं ना, बोलते हैं, लेकिन पशु पक्षी जो हैं उनकी तो आवाज़ एक ही तरह की हमें समझ आती है। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है पक्षियों का। काव्यांश में गेयता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। गेयता यानी हम इसको गा सकते हैं, जैसा कि आपने अभी सुना है कि गाकर मैंने इसको पढ़ा है। और संगीतात्मकता यानी इसको हम बजा भी सकते हैं, म्यूज़िक भी देख सकते हैं इस पर। चित्रात्मकता उपस्थित है। चित्रात्मकता यानी कि जब आप इस कवित्व को पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक चित्र उभर कर आता है,
कि किस तरह से प्रकृति पर जो है पेड़ पौधे पर फूल आए होंगे और भंवरे उसके ऊपर गुंजार कर रहे होंगे, कि या फिर किस तरह से गलियों में युवक घूम रहे हैं और लोगों के मन किस तरह से आनंदित हो रहे हैं, वो सब तैयार होकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये सब चित्र आपकी आंखों के सामने आ जाता है, तो इसको कहते हैं चित्रात्मकता। इस कवित्व में चित्रात्मकता भी है। तो यहाँ पर ये आपका पहला कवित्व जो है ये समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। इसके बाद अगला कवित्व जो है हम दूसरे भाग में आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।